मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस मजलिस इंतज़ामी मदरसा मदीनतुल उलूम की जानिब से जो असातिज़ा की हमाजहती तरक्की और दौर हाजिर के तालीमी तकाज़ों व हालात के पस मंज़र में असातिज़ा की रहनुमाई करने के लिए रखी गई है, मैं इसमें आप तमाम शुरका का पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। सदारत जनाब सग़ीर अहमद ख़ान साहब जो कबूल फरमा चुके हैं, मैं इजाज़त सदर इस दूसरे सेशन का आगाज़ करता हूँ। इस दूसरे सेशन में मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मरकज़ी हुकूमत ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी का मसौदा तकरीबन तैयार किया है और मंजूरी के मरहल में है। इस पॉलिसी में माहिर तालीम की मुख्तलिफ राय है कि इस पॉलिसी के ताल्लुक़ से जो हुकूमत के अज़ाइम हैं या हुकूमत की जो तर्ज़ अमल चल रहा है, उसके हिसाब से अक़लियतों को जिन उमूर पर एतराज़ है, वो कई तालीमी माहिरीन ने उस पर एतराज़ात ज़ाहिर किए हैं। इस पॉलिसी में अक़लियतों की तालीम व तरक्की पर कुछ ज़्यादा बहस नहीं की गई, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोई जामे प्रोग्राम तैयार नहीं किया गया और इस बात से ऐसा महसूस होता है कि ये तालीमी पॉलिसी मुल्क को किसी ख़ास रुख पर गामज़न करने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए मैं दावत देता हूँ औरंगाबाद के एक ऐसी अजीम शख्सियत जो इल्मी हलक़ों में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब से है। मैं मोहतरम को इस शेर के साथ डाइस पर मदू करता हूँ। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। मोहतरम डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। जनाब सदर इजलास, सदर सोसाइटी, मदीनतुल उलूम स्कूल और उसके इंसराम करने वाली सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, मुझे बड़ी खुशी है कि ये तीनों असातिज़ा हैं, मेरे सोहेल सर, अज़ीम सर और महमूद सिद्दीकी साहब, और उनके साथ उनकी तरबियत शफ़क़त बहरहाल जारी है। अल्लाह इसको और क़ायम रखे, बढ़ाए। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, क़ाबिल सद एहतराम बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि हमको ताख़ीर हुई, कुछ हमारी ताख़ीर और कुछ ट्रैफिक जाम दोनों ने मिलकर कुछ ज़्यादा ताख़ीर कर दी, उसके लिए बहरहाल हम आपसे माज़रत चाहते हैं। मोहतरम सामीन, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 इसका जायज़ा आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है। जैसे कि सही तौर पर कहा गया, अभी हमारे कन्वीनर साहब ने भी उसका इजहार किया कि इस पॉलिसी पर मुख्तलिफ़ एंगल से गुफ्तगू की गई, मज़ामीन आए, तक़ारीरें हुई, लेक्चर्स हुए। हमारा कंसर्न मुल्क के साथ साथ मिल्लत का भी है, इस पहलू से भी कुछ बातें सामने आई हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जहाँ हम मिली नुक्ते नज़र से इस तालीमी पॉलिसी 2020 का जायज़ा लें, वहीं पूरे मुल्की और कौमी सतह पर भी इसके क्या असरात होंगे, इसका भी हमको जो है जायज़ा लेना होगा। और एक दूसरी प्रैक्टिकल बात जो मैं यहाँ अपने बुज़ुर्गों, असातिज़ा और आप सब के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि ये पॉलिसी बन चुकी है और इसका एग्जीक्यूशन, इसका निफाज जारी हो चुका है। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू और जो है उस पर वो करने की गुंजाइश शायद नहीं है, और तब्दीली इसमें कोई हो इसके भी इम्कानात
लगभग नहीं के बराबर है। मायूसी तो खैर नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन जो रुख है मौजूदा उसको देखते हुए हम आप कितना ही इसके चीज़ें बता दीजिए, सब कुछ कर लीजिए आप, लेकिन इम्कानात नहीं के बराबर है। तो अब हमारे लिए जो रास्ता बचा है आज फरवरी 2021 में, वो ये है कि इस पॉलिसी को समझकर इसको मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए और मिल्लत इस्लामिया के लिए, दीगर पिछड़े तबकात के लिए हम कैसे मुफीद बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी गुफ्तगू का जो है अगर ओरिएंटेशन हो तो हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ और जिसके सबूत में मैं कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स और डाटा आपको नहीं दूंगा, आप में से कई लोगों ने 2021 का बजट देख ही लिया होगा, वो इस बात का सबूत है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वी आर गुड एट प्लानिंग एंड वेरी 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 बैड एट एग्जीक्यूशन। हम पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं, अज़ाइम का बड़ा ऊंचा इजहार करते हैं, लेकिन उसके जब एग्जीक्यूट करने का, निफाज का मामला आता है तो उतने ही हम पीछे रहते हैं। 2048 का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हो, 52 का मुदलियार कमीशन हो, 62-65 का कोठारी कमीशन हो, 86 की कौमी तालीमी पॉलिसी हो, या अब 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी, आप देखिए कि एक भी तालीमी पॉलिसी पर पूरी तरह तो खैर छोड़िए, उसके बड़ी तजावीज़ पर भी अमल नहीं किया गया। तो ये तो पॉलिसीज़ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अब इन पॉलिसीज़ के तहत रहते हुए हम कितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कितना जो है इसको मुफीद बना सकते हैं, इस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। तो अभी आप देखिए कि ये जो तालीमी पॉलिसी हुकूमत ने पेश की है, तो कुछ माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि इस पर अमल करने के लिए 8 से 10% GDP चाहिए अखराजात के लिए। अभी हमारा हाल यह है कि मरकजी हुकूमत वो सिर्फ 1% GDP खर्च करती है, स्टेट्स के अखराजात को मिलाकर वो कुछ 3% से ऊपर जाता है, और आम तौर पर यह बताया जाता है कि साहब 3.4 या 4.4 GDP हम खर्च कर रहे हैं। तो मरकजी हुकूमत का नहीं है वो, मरकजी हुकूमत तो लगभग 1% ही करती है और स्टेट्स का मिला के होता है। और 1965 में 62 में हमारे जो कोठारी साहब ने जो सजेशन दिया था 6% GDP का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और अभी इस मर्तबा का बजट तो जो है पिछले साल 57,000 करोड़ एजुकेशन पर मरकज ने बजट रखा था, इस मर्तबा कम करके उसको लगभग 93,000 करोड़ कर दिया गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एग्जीक्यूशन के लिए जो ज्यादा रकम चाहिए थी वो तो मिली नहीं है, पुराने रकम में से भी 6,000 करोड़ रुपया कम कर दी गई है। तो अब आप आगे आने वाले इसके रिपरकेशंस क्या होंगे हायर एजुकेशन पर, स्कूल एजुकेशन पर, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो पहली बात तो मुझे ये अर्ज करनी थी। बहरहाल हम मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमको तो ऐसे ही हालात में रास्ता निकालना है। आप देखिए कि तालीम ये समाज में तब्दीली का और समाज को अपने अज़ाइम, अपने मकासद के तहत मोड़ने का सबसे बेहतरीन, सबसे शॉर्टकट और सबसे श्योर कट है कि बहुत आसानी से आप, तो ये हुकूमत जो है हमारी इस वक्त, पिछले मीक़ात जो थी उनकी, उसी वक्त से उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट भी आई, वो उनको मुनासिब नहीं लगी, उसको शायद तक नहीं किया गया, कूड़ेदान में डाल दिया गया। फिर दूसरी कमेटी बनी, उस पर जो है मशवरे लिए गए और बज़ाहिर ये बताया गया कि साहब 30 लाख लगभग मशवरे आए हैं और ये हुआ और इतना कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद ये पॉलिसी बनी। एक मेरी तल्ख नवाई के लिए आप माफ़ कर दीजिए, खाली एक अपनी तसल्ली के लिए, अपने जायज़े के लिए, खुद आपके और मेरे, और एक मिली सूरत हाल जानने के लिए मैं एक 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो तो। पहला सवाल ये कि जब ये पॉलिसी बनने के मराहल में थी, जब तजावीज़ मांगी गई, तो हम में से कितने लोगों ने तजावीज़ दी? उसको बहरहाल पूरे पब्लिक डोमेन में आई थी ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर था कि साहब आप इस पर अपनी तजावीज़ दीजिए। कुछ सवालात थे, कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि साहब इस पर आप अपनी तजावीज़ दीजिए। तो मेरा पहला सवाल आप हजरात से ये है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी गैदरिंग है और बहुत बाशऊर लोग बैठे हैं,
तालीम से है और हमारा तो रोजगार भी उससे जुड़ा हुआ है। तो कि कितने लोगों ने NEP 2020 या उससे पहले जो 2016 में जो आई थी उसके लिए अपनी तजावीज़ और मशवरे भेजे। तो आपकी खामोशी ये कहती है कि किसी भी ने भी नहीं भेजा। हम में से कुछ लोगों ने भेजा था, स्टेज के साइड में जो है मैं जानता हूं कुछ लोगों को कि उन्होंने भेजा। तो ये आपकी खुद एहतसाबी के लिए मैं इसको छोड़ता हूं, आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा सवाल कि कितने लोगों ने NEP 2020 का पूरा मुताला किया। ये अंग्रेजी में है ये, और अभी कुछ दिन पहले इसका उर्दू तर्जुमा भी आ गया है। तो मैं समझता हूं कि इतनी अंग्रेजी उसकी तो नहीं है परेशान कुन के नहीं समझ सकें। ये जो डॉक्यूमेंट है ये कितने हजरात ने पढ़ा? चलिए, टीचर हूं, होमवर्क तो रहेगा ही रहेगा, तो लेक्चर के ख़त्म से पहले ही मेरा होमवर्क कि इसको ज़रूर पढ़िए। हम इंशाल्लाह आपके जिम्मेदारान से उर्दू वाला टेक्स्ट जो है वो भी शेयर कर देंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर पढ़िए उसको। और मैं तो कहूँगा कि अंग्रेज़ी पढ़िए आप, उर्दू तर्जुमे में शायद वो उसकी जो पूरी तरह से बात नहीं आ पाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट, ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, तो अंग्रेज़ी वाली पॉलिसी ज़रूर पढ़ लीजिए। बहरहाल, तो अब पॉलिसी बनने के बाद में उस पर हमको कुछ गुफ्तगू का हक बाकी रहता है क्या? मेरी तल्खनाई के लिए मैं आपसे माजरत खा हूं। आप देखिए कि ये हमारा हाल है। आप यकीन मानिए, मैं उसके काफी उस पर लगा रहा तो पूरे भारत से 34 मुस्लिम नाम थे जिन्होंने उसमें सजेशंस भेजे, पूरे भारत से। और हुकूमत का ये कहना है कि साहब 30 लाख सजेशंस हमको मिले। फिर आप रोइए कि साहब इसमें माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं है। क्यों रहेगा? हमने कहां फिक्र की? हाँ, हम एक काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, रोने का, मातम करने का, शिकायत करने का। अरे आपको तो मौका था ना भाई, आपकी भी अगर लाखों ने अगर हजारों में जाती तो कहीं ना कहीं सुनना पड़ता आपको। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आप पूरी कम्युनिटी नजरअंदाज कर दी गई NEP बनाने में। सिर्फ एक अरबी मदरसे को विजिट की उन्होंने, वो भी किसी एक आलिम का नाम दे दिया, और एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली के, उनको शामिल रखा। कहां आए, कब आए, कोई पता नहीं। बॉम्बे में इसाक जिमखाना वाला जो आपके जो इदारा है वो अंजुमन इस्लाम, वहां पर इत्तला मिली। हम लोगों ने कोशिश की कि वहां जाएं। जब उनको फोन किया तो मौलाना साहब हमको तो कोई इत्तला नहीं बोले ऐसी कोई आपके मशवरे की। और गवर्नमेंट के वेबसाइट पे था कि साहब 2 दिन हम जो है बॉम्बे में बैठने वाले, और वहां कुछ पता ही नहीं। तो ये तो होना है। अगर हम इस तरह से सोते रहेंगे, बिल बजी, आए चले गए और पेमेंट मिल गया, और हम जो है अपने लिहाज से एक सेटल्ड जिंदगी अगर गुजारने के आदी हैं, तो फिर हमको इस पॉलिसी पर तनकीद करने का, इसका जायजा लेने का, इस पर रोने का कोई हक नहीं पहुंचता। बहुत माजरत के साथ। चलिए आगे। अब आप देखिए क्या होगा। अब ये हुआ कि इसको कहा तो जा रहा है कौमी तालीमी पॉलिसी, लेकिन पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं हुई। और अफसोस हो रहा है मुझे, मैंने कई MP से मुलाकात की कोशिश की, मुझे वक्त नहीं मिला। मैं चाह रहा था कि उनसे जाके डिस्कस करूं, और वो लोग जो है पार्लियामेंट में चीज, और आज अभी सेशन उसका ब्रेक मिला है, एक भी सवाल तालीम से मुताल्लिक उसमें नहीं किया गया। तो ये हमारे रहनुमाओं का हाल है। ज़ाहिर है वो मेरे आपके रहनुमा ने, जब हम उसको पढ़ना देखना नहीं चाहते तो वो क्यों करेंगे। तो ये एक और बात थी, तो उसमें जो है हुकूमत को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना था कि इसमें जो है हमारा जो कंकरेंट लिस्ट में है, ये एजुकेशन का सब्जेक्ट रियासत में भी है और मरकज में भी है। तो हुकूमत हिंद ने जो है, मरकजी हुकूमत ने अपने तौर पर सारी चीज़ें कर ली, कुछ मीटिंगें वगैरह की उन्होंने, लेकिन ये जो कंकरेंट लिस्ट के जो तकाजे थे कि इस पॉलिसी को बनाते वक्त पूरे स्टेट्स को भी शामिल किया जाता, वो भी जो है उनसे नहीं हुआ। और फिर इसके बाद में इसका जो रंग है, जो आहंग है,
वो आप हजरात जानते हैं, उस पर मैं जो है काम नहीं करने मतलब कलाम नहीं करूँगा। फिर आप देखिए कि यहाँ की जो कसीर लिसानियत है, उर्दू का नाम एक भी जगह पर नहीं है। माइनॉरिटी लफ्ज सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिन हमारे लिए कैसे होने वाले हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशात का, बड़े बड़े अज़ाइम का सिर्फ इजहार है और उसका नतीजा मैंने बता दिया आपको कि इस बजट में 6000 करोड़ कम हो गए। इनका प्लान तो यह है कि साहब हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए या कम से कम 2 जिले मिलाकर एक यूनिवर्सिटी। और जो यूनिवर्सिटियां चल रही हैं उनका क्या हाल है आप जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत हिंद की है, उसमें IITs, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसमें लगभग 40% टीचिंग फैकल्टी की आसामियां खाली है। पार्लियामेंट के पिछले इजलास में ये बात सामने आई थी। तो उर्दू का क्या हशर होगा ये अभी डार्क में। और जब इस पर काफ़ी तनकीद हुई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने दस्तूर की 22 ज़बानों का उसमें तस्करा किया, उसमें उर्दू भी शामिल है। फिर आप देखिए कि पॉलिसी का जो मेरा अपना ज़ाती तासुर यह है कि इसको बनाने वाले जो थे ओरिजिनल, वो तो बहुत प्रोफेशनल तालीम याफ्ता लोग थे, लेकिन इसको बाद में जो है एक मखसूस रंग में रंगने की जो है कोशिश की गई और कुछ जो है उसका लिपापोती भी की गई। अमिकांत कांत जो है, जो कहे जाते हैं कि साहब इसके जनक हैं, इसके पीछे पूरा उनका दिमाग काम कर रहा है, उन्होंने जो है कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में इस तरह से बात की। बैनुल अक़वामी ज़बानों में छोटे छोटे ममालिक जिनकी 1.5-2 करोड़ आबादी है वो ज़बानों को शामिल किया गया, डच, स्पेनिश वगैरह। लेकिन अरबी जिससे हमारा पुराना ताल्लुक़ है, लाखों लोग जो है आपके अरबी के खलीजी ममालिक में रोज़गार हासिल करते हैं, अरबों रुपये का ज़र मुबादला हासिल होता है, फॉरेन लैंग्वेज में से उसको कम कर दिया गया। ठीक, फिर एक और चीज़ आप इसके मुताले पर ये पाएंगे कि इसमें एक अच्छा शहरी, जिम्मेदार शहरी नहीं बल्कि बहुत ही चालाकी से एक फर्माबरदार शहरी बनाने की बात की गई कि साहब हम जो बोलेंगे, जो तय करेंगे, आपका काम यह है कि आप उसको फर्माबरदारी करते हुए उसको कबूल कर लें। ट्रेन में कल डब्बे में एक पोस्टर देखा कि भारत के शहरियों के फराइज़, उस पर उन्होंने लिखा कि साहब ये इख्तियारात की बात पॉलिसी नहीं करती है। तो आपके क्या इख्तियार है ये मत पूछिए, आपको सिर्फ बच्चों को आप भी वैसे बनिए और आने वाली नस्लों को भी एक फर्माबरदार नस्ल बनाइए। ये एक बड़ी अहम चीज़ इसमें जो है देने की है। RTE जिसका जिक्र हुआ, और बहुत अफसोस है कि 2060 में जिस RTE को बन जाना चाहिए था 2009 हो गए। सदर के कंसेंट के लिए लगभग 1 साल लग गया, गैजेट नोटिफिकेशन के लिए कई महीने निकल गए, अब उसको लागू होकर भी 11-12 साल हो रहे हैं। इस वक्त हालत ये है कि हुकूमत के जो तालीमी इदारे हैं वो बमुश्किल 5-7% इदारे RTE के मुताबिक हैं, बाकी हुकूमत के इदारे भी RTE के मुताबिक नहीं चल। तो ये हमारे एग्जीक्यूशन का हाल है। अब जैसा लंगड़ा लूला RTE मिला था जिसमें 8वीं तक मुफ्त तालीम थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्वालिटी एजुकेशन का और डिग्निटी ऑफ लाइफ वगैरह का इजाफा किया था, वो तो बहुत दूर है। यहाँ तालीम का मसला है। बिहार, यूपी, बंगाल, खुद महाराष्ट्र, लाखों असातिज़ा की पोस्टें खाली हैं। हुकूमत बजट में प्रोविजन नहीं करती, असातिज़ा की तकर्रूरी नहीं होती और स्कूल जैसे तैसे जो है वो चल रहे हैं। तो इसने बहरहाल जो कुछ कानूनन हमको जो हुकूक दिए थे मुफ्त तालीम का, मुफ्त किताबों का, ये पॉलिसी ने बैक डोर से उसको वापस ले लिया। अब पॉलिसी कहती है कि साहब निसाबी किताबें कॉस्ट प्राइस पर मुहैया की जाएंगी, यानी मुनाफा नहीं कमाएगी हुकूमत, लेकिन कॉस्ट। अरे भाई आप 8 तक तो आपको मुफ्त देना ही देना है, वो बजाय इसके कि आप उसको 12 तक करते, आपने जो है वो ख़त्म कर दिया। बहुत एक झांसा दिया गया कि साहब हम KG यानी 3 साल पहले के लेकर 12वीं तक की तालीम को जो है हम करने वाले हैं। इस पर कंपल्सरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, हालांकि जो उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट थी जो उन्होंने पेश की थी उसमें कहा था कि साहब 12 तक RTE के दायरे में लाइए, आप कम से कम लिखिए तो सही, कानून तो बनाइए, लेकिन वो काम भी इसमें नहीं हो सका। तालीम पर अखराजात की बात शुरू में मैंने आपसे कर दी।
अब आइए कि इसकी जो खूबियां हैं, और बहैसियत असातिज़ा आपका तजुर्बा इस बात की गवाही देगा कि दो चीज़ें बहुत पसंद आई मुझे इसकी। एक तो ये कि उन्होंने प्री स्कूल एजुकेशन, उसमें थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है कि वो 3 साल की उम्र से शुरू कर दिया उन्होंने। मेरी ज़ाती राय है कि वो 5 साल से होता तो ज़्यादा अच्छा था, केजी। बहरहाल इसको भी उन्होंने बाकायदा तस्लीम किया, और अब उसके लिए भी ट्रेनिंग और टीचर्स की तैयारी और वो सब, यानी आंगनवाड़ी जो है उसका मेयार थोड़ा सा बुलंद हो सकता है। फिर अभी तक हम लोग खिचड़ी में परेशान थे, अब नाश्ते की भी जिम्मेदारी आने वाली है, और शायद दुआ कीजिए कि असातिज़ा पर ना आए वो, क्योंकि उसमें कहा कि एक अलग सिस्टम इसके लिए ओपन करने वाले हैं, तो बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा, दोपहर का खाना भी मिलेगा। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो था उसको इन्होंने बाकायदा रिकग्नाइज किया, उसकी अहमियत को तस्लीम किया और उस पर जो है काफ़ी अच्छी रोशनी डाली। दूसरा सबसे बड़ा काम इस पॉलिसी ने वो किया कि फाउंडेशनल लिटरेसी, इस पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और अल्लाह करे कि फाउंडेशनल लिटरेसी मिशन जो इस पॉलिसी का हिस्सा है वो कामयाबी से हमकिनार हो। और अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तालीमी जो बैकलॉग है उसको दूर करने में लगभग मदद मिल जाएगी बड़ी हद तक। तो फाउंडेशनल लिटरेसी, बच्चे 9th में 10th में आ रहे और नाम नहीं लिख पा रहे, मादरी जबान नहीं पढ़ पा रहे, रियाजी के बुनियादी आमाल से नावाकिफ हैं। एक बहुत अच्छा टर्म किसी ने इस्तेमाल किया, कंपाउंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस या कंपाउंड एजुकेशनल लैग। सूदे मुरक्कब सूदे मुफर्रद हम पढ़ाते हैं, तो सूदे मुरक्कब होता है ना कि साहब वो मुरक्कब होता, जमा नहीं हुआ तो उस सूद के ऊपर भी फिर सूद लगता। तो उन्होंने कहा कि साहब तालीम का मामला भी ऐसी है कि जो चीज़ काबिलियत बच्चे में पहली जमात में पैदा होनी चाहिए थी वो अगर पैदा नहीं हुई, बच्चा दूसरी में चले गया, तो अब वो जो सलाहियत मौजूद नहीं है उसकी इसमें और इजाफा होता जाएगा और फिर बच्चा आगे जाके फिर वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी पर जो जोर दिया गया, इस पर जो ज़्यादा अहमियत दी गई, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये कोई हुकूमत और कोई IAS ऑफिसर और कमिश्नर और EO नहीं करने वाला है, ये काम मुझे और आपको करना है। और बहुत सच्ची बात ये, अगर हमारे बच्चों की बुनियादें स्कूल्स की जहाँ जो चाहिए उनको, वो अगर जो है पूरी हो जाती हैं तो फिर आगे उनकी तरक्की की राहें आसान हो जाती हैं। तो ये बात हमको जो है हमारे लिए एक ख़ास समझिए अहमियत रखती है। अगली बात इन्होंने जो कही कि अभी कल के अखबार में शायद उन्होंने कहा कि हम ICT वॉलंटियर्स बनाने वाले हैं। एक नया ट्रेंड हुकूमत ये डाल रही है। ये इसमें भी कहा उन्होंने एजुकेशन में भी कि हम एजुकेशनल वॉलंटियर्स जो है तैयार करेंगे। अल्फाज बड़े अच्छे हैं, उस बैनु सुतूर और बियॉन्ड द वॉल क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। तो अब जो है इस तरह से बाहर के ऐसे लोगों का अमल दखल स्कूल में बढ़ सकता है एजुकेशनल वॉलंटियर के नाम पर, और उसको संभालने की जिम्मेदारी बहरहाल मुझ पर और आप पर आने वाली है। फिर आप देखिए कि इन्होंने बहुत वाज़ेह लिखा कि लेस इंपॉर्टेंस ऑन इनपुट एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑन आउटपुट। ऐलान कर दिया गया कि साहब आप इनपुट की, वसाइल की पर कम से कम हम खर्च करेंगे और आपसे से ज्यादा नताइज की तवक्को रखेंगे। अब ये कैसे होगा, ये काम मुझे और आपको करना है कि मौजूदा लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, तो जितना वसाइल आपको मिलेंगे उससे कई गुना आपको ज्यादा उसमें आपको देना होगा। फिर पेडागॉजी जो है तदरीस के तरीके, इसमें तब्दीलियां हैं, वक्त नहीं है सब पर जायजा लेने का व आपसे अर्ज करने का। उसके बाद इम्तिहानी तरीक़ेकार को तब्दील करने की बात है। और एक बहुत अच्छा जुमला उन्होंने जो लिखा कि हम अपनी तालीम सरकारी मदारिस की और एडेड स्कूलों की तालीम को इतना बेहतरीन बना देंगे कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ना जाएं। ठीक, बहुत अच्छा है ये जुमला, काश कि ऐसा हो जाए। फिर उन्होंने कहा तालीम अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को हम इस तरह से रीओरिएंट करेंगे कि कोचिंग क्लास कल्चर खत्म हो जाए। अब क्या होगा ये आगे है, बहुत सारी बातें एक पॉलिसी में ऐसी हैं जो प्राइवेटाइजेशन को, कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली है। फिर एक चीज ये भी कही उन्होंने कि साहब अब नॉर्म्स जो बनेंगे, जो लेस रेगुलेशन और टाइट मॉनिटरिंग। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो है आपके
ज़वाबित कम से कम होंगे, लेकिन निगरानी सख्ती से होगी। अब क्या होगा कि जहां आपको पहले 1 एकड़ जगह की जरूरत थी, अब आधे एकड़ में भी मिल जाएगी, और कौन लोग फायदा उठाएंगे आप देखिए। फिर दूसरा रुझान जो पॉलिसी से समझ में आ रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी के नाम पर पूरे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज बनाने के नाम पर अफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, या तो उसको ऑटोनॉमस और डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनना होगा या यूनिवर्सिटी में तब्दील होना होगा। सिंगल कॉलेजेस अब शायद 2030 के बाद बाकी नहीं रहेंगे। और सबसे पहली ज़र्ब तो जो है बीएड और डीएड कॉलेज, डीएड का तो जिक्र ही नहीं है, तो ख़त्म समझिए आप उसको। बीएड कॉलेज का इनफरादी जो वजूद था अलग से, वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा बन जाएंगे। तो इससे ये होगा कि अभी जो छोटे छोटे कॉलेज वगैरह चल जाते थे वो नहीं चल पाएंगे, बड़े सरमायादार लोग ही जो है बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोल सकेंगे। स्कूल क्लस्टर की बात की, अभी आप लोगों का तजुर्बा शायद, हम यहाँ पर तो सब ग्रांटेड स्कूल के बैठे हैं, जो कारपोरेशन में और जिला परिषद में जो है वो केंद्र प्रमुख वगैरह वाला जो स्टाइल है ना उनका, उसके क्या मसाइल हैं वो आप देखिए। जब 5 किलोमीटर के एरिया पर एक एक क्लस्टर स्कूल बनाया जाएगा तो उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं वो आप उसका अंदाजा लग जाते हैं। फिर ये तजाद के तौर पर यहाँ कहा गया कि साहब हम जो है तालीम को पब्लिक कमोडिटी रखेंगे, इसको एजुकेशनल गुड्स नहीं बनने देंगे कि इस पर अवामी तौर पर खर्च हो, लेकिन जो है मामला कुछ और है। फिर वोकेशनलाइजेशन की जो है वो बात करते हैं, 6th क्लास से जो है वो चाहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए। इससे खतरा ये है कि जो हमारे आपका जो सस्ता लेबर मिल जाएगा और हायर एजुकेशन पे जाने में बच्चों का रुझान कम होगा, क्योंकि जब यहाँ वोकेशन में उसको तरबियत मिल जाएगी, 11वीं 10वीं 12वीं तक कर लेगा, कुछ कमाने के काबिल होगा, तो बच्चा भी जो है उनके आला अज़ाइम को रोक लगेगी। इस तरह का भी एक अंदेशा है। वो लिखना पढ़ना सीख लेगा, कुछ फन सीख लेगा, लेकिन हकीकी तालीम से शायद वो महरूम रह जाएगा। इसका ज़्यादा असर जो है वो पिछड़े तबकात पर पड़ सकता है। फिर एक और बात जो आपसे शेयर करनी है, जिसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, वो ये है कि इसमें उन्होंने माइनॉरिटी का तो सिर्फ एक जगह जिक्र किया, अलबत्ता एक दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया, SEDG, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इस समाजी और माशी तौर पर महरूम तबकात, इसमें ज़ाहिर है अव्वल तरीन मुकाम उस उम्मत को मिलेगा जिसकी इक़रा से जो है वही की शुरुआत हुई। 1986 में पार्लियामेंट फ्लोर पर यह बात कही गई कि मुस्लिम्स आर द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिया। 9 बुद्धिस्ट जो हैं उनके बराबर हैं, और आपके नए जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं उसमें तो 9 बुद्धिस्ट भी हमसे कुछ आगे हो गए हैं। हम आगे हैं ड्रॉप आउट रेट में, समझ रहे आप? ड्रॉप आउट रेट में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बहरहाल आपके मेरे सबके सोचने की बात है। तो अब SEDG के तहत जो बात की उन्होंने, उसकी सहूलतों को हम कैसे मटेरियलाइज कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। और अब मैं यहाँ हमारे बुजुर्गों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अब एजुकेशनल एक्टिविज्म जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, कि जब तक आप आगे बढ़कर चीज़ों को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं करेंगे और यही खामोशी रहेगी तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा। तो अब हमको ऐसे एजुकेशनल एक्टिविस्ट तैयार करने होंगे, जो ज़ाहिर एजुकेशनल वॉलंटियर्स वगैरह की तफसीली बातें हैं वो उसमें भी काम आए, और हुकूमत ने जो ऐलान कर दिया है उन पॉलिसीज के निफाज के लिए हमको कोशिश करनी होगी। इसके लिए पूरे लोगों को साथ, SEDG में माइनॉरिटीज़ हैं, SC हैं, ST हैं, OBCs हैं, ये इतना बड़ा ग्रुप है। ये अगर हम पूरे ग्रुप को अगर साथ ले, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज अगर एक जगह आ जाते हैं तो फिर हम अपनी चीज़ों को मनवा सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी सहूलतें हैं, उसका हमको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि हम अवामी नुमाइंदों को मजबूर करें, MPs को, MLAs को, मकामी आपके काउंसलर को, कि साहब वो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई, अब कौमी पॉलिसी बन गई, अब ये तो हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम ये चाह रहे हैं कि आपने जो ऐलान किया है, आपने जिस बात को पॉलिसी करार दिया है, उसी को जो है आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, उसी को नाफिज कर दीजिए। तो इसके लिए काउंसलर से लेकर MP तक, और अगर आगे मौका हो तो आगे वज़रा तक जो है हमको एक चेन ऑफ एजुकेशनल एक्टिविस्ट की होनी होगी। तो SEDG में बहुत सारी सहूलतें वो उन्होंने वादा किया है, उन सहूलतों को हमको लेना है। दूसरा काम, ख़वातीन के लिए जेंडर इक्विटी फंड
उन्होंने बनाया है कि जिसमें वो कोशिश ये करेंगे कि भाई ख़वातीन की, लड़कियों की तालीम को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए एक बाकायदा फंड होगा। तो उसमें जो है हमको जो है इस पर काम करना होगा कि जहां और कम्युनिटीज़ की लड़कियां, ख़वातीन उससे फ़ायदा उठाएं, मुसलमान लड़कियों को भी जो उससे पूरा पूरा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। फिर एक और बात जो मराठवाड़ा के लिए ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि शायद चौहान साहब वगैरह से अगर आपके ताल्लुकात हो तो उनसे भी जो है रिप्रेजेंटेशन हो, उन्होंने कहा कि हम स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने वाले, SEZ, वही जो इंडस्ट्री वाला है वही शॉर्ट फॉर्म है, स्पेशल एजुकेशन जोन, और कहा कि ये उन इलाकों में होगा जहां पर तालीमी पिछड़ापन है। और मराठवाड़ा तो इसकी जो है एक बेहतरीन मिसाल है। मराठवाड़ा आईनी तरक्याती बोर्ड भी इसीलिए बनाया गया कि इसके पिछड़ेपन को दूर किया जाए। तो मैं समझता हूं कि मराठवाड़ा के कई ज़िलों से इस तरह की मांग, नांदेड़ हो सकता है, हिंगोली, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, आखिर में आप औरंगाबाद को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ के नुमाइंदों से मिलकर जो है हम वहाँ पर SEZ, स्पेशल एजुकेशन जोन लाने की कोशिश करें। तो वहाँ पर जो है मरकज़ी हुकूमत स्कूली तालीम से लेकर आला तालीम तक के बहुत सारे इदारे वहाँ वो खोलना चाहेगी। तो मोहतरम सामीन, ये चंद बातें थी। मैं समझता हूँ कि शायद मैं अपना वक्त पूरा कर रहा हूँ, कुछ सवालात होंगे तो उसमें कुछ और बातें सामने आ जाएंगी। तो अब ज़्यादा ज़ोर हमारा इस पर हो कि इस पॉलिसी से हम क्या मैक्सिमम बेनिफिट खुद भी उठा सकते हैं इस मुल्क और इस पूरी कौम के लिए, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बना सकते हैं। आखिर में एक झलक मैं आपको दे करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमारा GDP जो है भारत का, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो 130 लाख करोड़ की है, 130 लाख करोड़। उसका 6% आप लगा लीजिए कितना होगा। 6 लाख और 30 के जो है 6 18 2, तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए होते। तो मतलब 8 लाख करोड़ रुपया हमको तालीम पर खर्च करना है। हुकूमत कितना दे रही है? 1 लाख करोड़ भी नहीं दे रही, 93,000 कर दिया उन्होंने। तो अब आप अंदाज लगाइए कि कितने काम की जरूरत है। दूसरी मिसाल, तिलावत भी की गई आयतों की, मैं आपको सीधे लेके चलना चाहता हूं जंगे बदर के बाद। वहां पर जो कुफार और मुशरिकीन पकड़े गए, इस्लाम के दुश्मन जो लड़ने के लिए आए थे, मरने मारने के लिए आए थे, वो जब कैद हुए तो क्या फिदिया तय हुआ? साहब आप, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 10 ऊंट या 100 ऊंट, कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से अभी। 100 ऊंट दो या 10 हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। उस जमाने के 100 ऊंट, किसी साहब ने कैलकुलेशन निकाला तो वो उस वक्त के वो 52 लाख रुपए कुछ होते हैं। वो पूरे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मतलब 10 बच्चों पर सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 52 लाख रुपया उनको लिटरेट करने पर खर्च किया। तो जब और फिर क्या नतीजा हुआ कि चंद सालों में वो जो इलिटरेट अरब थे, हुरूफ नाशरा अरब थे, वो दुनिया के इमाम बन गए। ऐसे नहीं बने। तो अब आखिरी गुजारिश आपसे ये है कि हुकूमत 6% करेगी, 2% करेगी, क्या करेगी, करने दीजिए। आप और मैं सब लोग ग्रांटेड पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाहें उठा रहे हैं। आप तय कर लीजिए, ये मेरा लाइफ लॉन्ग आपको होमवर्क, कि हम अपनी आमदनी का 6%, 6 अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, जुफ्त अदद है तो ताक कर लीजिए, 7% कर लीजिए, 9%, 11%, 5 भी कर लीजिए, चलिए। तो उतनी रकम हम तालीम पर खर्च करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे तालीमी मसाइल को हम बहुत तेजी से कंट्रोल कर सकते हैं। चिल्ला छट्टी, चहलुम, दहुम, नहुम, पंजुम, वो उधर छोड़िए, इधर के बच्चों पे लगाइए। हमारे स्कूलों की हालत देखिए आप, हमारे कॉलेजों का हाल देखिए, हमारे अरबी मदारिस का हाल देखिए। तो ये काम हुकूमत से, तो हम उस वक्त हमारी बात में वजन पैदा होगा कि जब मैं भी ये जोर से कहूंगा ना कि साहब मैं खुद 6%, 8% खर्च कर रहा हूं, तो आप भी दीजिए उतना। तो फिर एक काम अगर हम ये करेंगे तो इंटरनल रिसोर्सेस को भी हमको जो है मोबिलाइज करना है, और एक्सटर्नल जो मिल जाए, लेकिन
दम में दम अपना दम। तो हम अपने तौर पर कैसे जो है मिल्लत को तालीमी पसमानदगी से निकाल कर ऊंचा उठा सकते हैं, वो हमको देखना है। और ये कि सारी माइनॉरिटीज़ जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन, जैन, सिख और 9 बुद्धिस्ट और 5वें मुसलमान, छठे जो है जैनियों को भी उसमें शामिल किया है हुकूमत ने। ये सब के सब नेशनल एवरेज से आगे हैं। नेशनल एवरेज हमारा 78% लिटरेसी का है, तो ये सारी कौमें 95, 97, पारसी 98% लिटरेसी है और हम लोग शायद 68% के कहीं आसपास हैं। तो ये न सिर्फ ये गैप हमको पूरा करना है बल्कि आगे बढ़ना है। तो इसके लिए बहसियत उस्ताद मेरी आपकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी शुरू में बात आई कि साहब ये बच्चे आपको दुआ देंगे जो हमसे पढ़ेंगे, तो मैं एक दूसरी बात अज़ाब जारिया की कहकर को बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर मेरी या आपकी वजह से कोई बच्चा तालीम से रूठ गया, तालीम से कट गया और उसने अपनी सही ज़िंदगी नहीं बना सकी, तो कहीं ये सवाब जारिया अज़ाब जारिया में ना बदल जाए। अल्लाह ताला हमको उससे महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवालात के लिए अब आपको मौका है, आप हजरात सवाल कर सकते हैं। और जो ज़ाहिर है यकीनन जो उन्वान था हमारा उसी पर सवालात होंगे, इसकी मैं तवक्को करता हूँ। हाँ, नई तालीमी पॉलिसी 2020 में दीनी मदारिस की क्या हैसियत होगी? तो इसका कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल खामोशी है। उर्दू का, अरबी का जिक्र नहीं है तो दीनी मदारिस का कोई जिक्र नहीं है। तो इस पर काफ़ी लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, उसका कोई वाज़ेह जवाब भी नहीं दिया। और चूंकि ये तो उनके दायरे कार में एक तरह से उन्होंने उसको लिया ही नहीं है, और आरटीई में भी जो है हिंदू मकातिब जो हैं, और तो इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो लोग लगेंगे। एक बात और जो है रह गई थी, वो ये है कि उन्होंने कहा कि एससीडीजी ग्रुप जो होगा ना, उसके असातिज़ा भी उसी कम्युनिटी से लाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो इससे कुछ हमारे रोजगार के मौके भी बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि हम उस तरह से कॉम्पीट हो जाएं। SEDG, S फॉर सोशली, E फॉर इकोनॉमिकली, D फॉर डिसएडवांटेज एंड G फॉर ग्रुप। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। जी, उसमें आपकी तजवीज़ ये है कि हमको मायूस नहीं होना चाहिए, किस किस्म की कोशिश को जो है फ़रोग़ दिया जाए, इसकी वजह से हम नई तालीमी पॉलिसी में अपना किरदार अदा करें। जी, इसमें देखिए, मतलब एक तो एक्टिविज़म की बात की और मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने जो है कुछ नुकात बनाए हैं, निकात कि मरकज़ी सतह, मुल्की सतह पर क्या हो, रियासत पर क्या काम हो और मकामी सतह पर क्या काम हो, MP से हम क्या डिमांड करें, और चूंकि मैं मानू में का खादिम हूँ तो मानू क्या करें। तो इस तरह से एक वो तफसील तलब बात है, इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। उर्दू ज़बान की तरवीज के लिए जो है बराह रास्त तो कोई फ़ंड उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन तर्जुमे की बात है, मादरी ज़बान में तालीम की बात है और कुछ एक इस तरह के इदारे कायम करने की बात है। तो उसके ज़रिए से हो सकता है कि उर्दू भी उसमें शामिल की जाए। ICT वॉलंटियर, हाँ ये तो हुकूमती चारी भाई, अभी वो तो खैर हमारा मौजू नहीं है। वो जो अभी जो आया है ना 2 दिन पहले के ICT नज़र रखने के लिए सोशल मीडिया पर, ये हुकूमत ही की तजवीज़ है और उसी की ईमा पर ये काम हो रहा है ICT वॉलंटियर्स का।
जी प्राइमरी एजुकेशन के सिलसिले में कुछ हुकूमत की पॉलिसी नर्म है, उस सिलसिले में अभी से अगर कोशिश की जाए तो किस नौइयत की कोशिश की जा सकती है प्राइमरी एजुकेशन के लिए फाउंडेशन लेवल से? जी, देखिए प्री प्राइमरी एजुकेशन जो अब तक हुकूमत ने इसको अपने दायरेकार में नहीं लिया था, तो अब उसको ले लिया है। अब पुरानी वाली बात नहीं रहेगी, अब इस पर भी नॉर्म्स रेगुलेशंस बन जाएंगे और इसके पर भी ट्रेन टीचर्स को जो है आपको अपॉइंट करना होगा और इसकी भी हुकूमत से मंजूरी लेनी होगी। और ये जो आपका 3 साल है वो चौथा साल उम्र का, 5वां साल और 6ठा साल, और 7वें साल में बच्चा पहली में आएगा। और फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए वो तो हमारे बीएड में काफ़ी कुछ तब्दीलियां वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज और आपके रियाजी के जो बुनियादी आमाल हैं, आदाद, जमा, ज़रब, तक़सीम वगैरह, इस पर जो है वो 5वीं तक जो है अच्छी तरह से उसको कमांड हो जाए। तो ये जो है आपके पेडागॉजी जो होते हैं हमारे तरीक़े तदरीस वगैरह, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं और उससे इंशाल्लाह काफ़ी कुछ फ़र्क लाने की कोशिश होगी उसमें। जी 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 नहीं 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 ये है कि 6%, 5%, 10% वो आपकी अपनी मर्जी जी जी आपका डोनेशन। हाँ हाँ वो उसके सिलसिले में हमको किस किस्म की सोसाइटीज को डेवलप करते हुए ये अमाउंट को जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी तारीख ये रही कि जमाशुदा रकम में गए। अब ये तो ये जी जी जी, अरे भाई हम तो वो कौम है जो अपने आबा व अजदाद की खबरों को बेच के खा जाते। औकाफ का क्या हाल है, वो तो मैं खास तौर से छोड़ दिया मैंने। उस जिक्र आ रहा था कि औकाफ ही अगर दुरुस्त हो जाए तो कहीं हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल दुश्वारी है, मैं तो इसमें आप हजरात के सामने तिफले मकतब हूँ तो आप हजरात ही इसमें ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं। देखिए ये जो तजावीज़ आई थी तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर ये पूरा अभी भी पोर्टल है और हुकूमत के हर शोबे में जो हुकूमत तब्दीलियाँ लाती है, काम करती है, उस पर मशवरे मंगाते हैं और उसमें बाज़ चीज़ों पर आपको इनामात भी दिए जाते हैं। कभी लोगो बनाना है, स्लोगन चाहना है, तो इसको अगर देख लें तो ये बड़ा अच्छा मौका है। तो वो जो पूरी साइट जो थी ना, जितने लोगों को मैं फॉलो करता रहा, तो उसमें जो कई सारे लोग उनके थे, उन्होंने अलग से स्टैटिस्टिक नहीं दिया कि साहब इतने मुसलमान, इतने गैर मुस्लिम, इतने सिख, ईसाई, लेकिन जो नाम मैंने पढ़े और उसके एक अपेंडिक्स, उसके लिस्ट आई थी पॉलिसी के बाद के भी इन लोगों ने सजेशन दिए, इन तंजीमों ने सजेशन दिया। सिर्फ 2 तंजीमों का नाम है उसमें, एक SIO, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और जमात इस्लामी हिंद। और दूसरी वाली तजवीज़ में IOS की भी कुछ उन्होंने जिक्र किया, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज दिल्ली का, तो वहां से जो है मैंने वो चीज़ हासिल की। हाँ, कारपोरेट घरानों के को तालीमी इदारे के जो असरात होंगे मुसलमानों पर, वो ये होंगे कि मुसलमान अच्छी तालीम से और आला तालीम से महरूम हो जाएंगे। आपको हैरत होगी कि अभी जो वो स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ पर एक बच्चे की सालाना फीस 6-7 लाख रुपये है, 1 साल की, और वो शायद हमारे किसी प्राइमरी टीचर की पूरे साल भर की तनख्वाह भी ना हो। तो इतनी बड़ी कीमत देकर तो बच्चों को पढ़ाना मुमकिन नहीं होगा। तो एक बड़ी खलीज होगी, जिनके पास पैसा है, वसाइल हैं, वो तो अच्छा पढ़ लेंगे, और जिनके पास नहीं है फिर उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।